नेशनल इंटरनेशनल न्यूज 11 से लेकर 13 सितंबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज अब चलाता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। शुरू करते हैं बिना कोई समय लिए। आइए, पहले वन लाइनर है हमारे पास, कुछ वन लाइनर से देख लेते हैं उनको। नंबर 1 पर क्या है हमारे पास? प्रोजेक्ट रीबर्थ। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। प्रोजेक्ट रीबर्थ इसलिए बनाया गया क्योंकि आपको याद होगा अहमदाबाद विमान हादसा और काफी दुखद था। उसके बाद काफी सारे शोध हुए और उस शोध का एक परिणाम निकल करके आया है कि अगर विमान दुर्घटना हो भी रही है किन्हीं कारणों से, तो अधिक से अधिक यात्रियों को बचाया जा सके। इसके लिए उस पे कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, क्या हम एयरप्लेन को गिरने के दौरान कवर कर सकते हैं, इस बात को लेकर शोध हुआ है और उसी प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट रीबर्थ। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो है, जिसने प्लेन का ऐसा मॉडल बनाया है जो दुर्घटना के समय यात्रियों के जान माल की हानि जो है वो कम से कम हो, इसका ध्यान रखेगा। तो ये प्रोजेक्ट अभी इनिशियल स्टेज में है, बट यही नाम दिया गया है प्रोजेक्ट रीबर्थ, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है IIM अहमदाबाद। आप सब जानते हैं मैनेजमेंट की पढ़ाई कराने वाला एक बड़ा बेहतरीन संस्थान है, जिसने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोल दिया है। भारत के बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो विदेशों में अपना कैंपस खोल रहे हैं। उस कड़ी में अब IIM अहमदाबाद भी जुड़ गया। आप इसको जरूर याद रखेंगे। कहाँ खोला? तो दुबई में। इसके बाद आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत नेता, और उनको PV नरसिम्हा राव, एक और पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया। मनमोहन सिंह याद किए जाते हैं अपने उदारवाद के कॉन्सेप्ट के लिए। 1990-91 का वो दौर जो पूरी दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही थी, उदारवाद का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। उन दिनों इत्तेफाक से प्रधानमंत्री भी PV नरसिम्हा राव हुआ करते थे और वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह थे। तो आप उनको याद रखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। फिर DLA। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और इस बदलती हुई दुनिया में बहुत सारे लोगों के रोजगार समाप्त हो रहे हैं। ये वाले में काफी सारे लोगों को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि इस बार एक मंत्री का पद गया है और आप कल्पना कर रहे होते हैं कि मंत्री क्यों अयोग्य व्यक्ति बन गया है, तो हमने एक AI को मंत्री बना दिया और DLA वही है, दुनिया में पहली बार एक AI मंत्री। और अल्बानिया वो देश है जिसने पहली बार AI मंत्री की नियुक्ति की है। और ये जो विभाग है वो है खरीद विभाग। अभी क्या खरीदेगा भगवान जाने, बट हाँ, नियुक्ति कर दी गई है। नाम है DLA, दुनिया की पहली AI मिनिस्टर। इंटरेस्टिंग है भाई। जे बोल्सोनारो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे। अपनी सत्ता छिन जाने के डर के कारण इन्होंने अराजकता लाने का प्रयास किया, आपातकाल लाने का प्रयास किया गया और उस कारण उपजी हिंसा में कुछ लोगों की मृत्यु हुई। ब्राजील में एक फैसला हुआ और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 27 साल 3 माह की कैद दी है। पूर्व राष्ट्रपति सजा काटेंगे। इंटरेस्टिंग। आइए अगले समाचार पर आते हैं। अगला जो है हमारे पास न्यूज, वो आपके लिए वन लाइनर में है। तेजस्वी मनोज टाइम पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 घोषित की गई हैं। लड़की हैं। शील्ड नाम का एक वेबसाइट इन्होंने बनाया था, शील्ड सीनियर्स वेबसाइट। हम सब जानते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं तकनीक से उतने वाकिफ नहीं होते। एक सिंपल से लिंक भेजिए, वो बेचारे क्लिक कर जाते हैं और अपने खाते का एक्सेस दे बैठते हैं। पढ़े लिखे लोग, संभ्रांत जागरूक लोग भी ऐसा कर देते हैं। तो हम अपने बुजुर्गों से उम्मीद करते हैं कि वो तकनीक के रूप से थोड़े से पिछड़े हुए होते हैं। उनको बचाने के लिए इन्होंने शील्ड सीनियर्स वेबसाइट का निर्माण किया था, जो कि बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचा रहा था। तो उस कारण से उनके कॉन्सेप्ट को लेते हुए किड ऑफ द ईयर उनको घोषित किया टाइम पत्रिका ने। फिर डॉक्टर राम गुलाम कौन है? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, भारत की यात्रा पर आए हुए, इसलिए चर्चा में है। भारत 680 मिलियन का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा भी किया है मॉरिशस को। मॉरिशस हमारा काफी मित्र है और बहुत सारी तमिलियन आबादी जो है वो मॉरिशस में निवास भी करती है। इसके अलावा यदि देखें तो मॉरिशस जो है उसके साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध है वो उनका इतिहास 60 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया है। तो भारत और मॉरिशस के बीच ये होना संभव है। और एक फैसला और किया गया कि हम अपनी अपनी मुद्राओं में ही व्यापार करेंगे। अच्छा, अगला है सियोम प्रहार नाम का एक अभ्यास। ड्रोन क्षमता के प्रयोग करते हुए युद्ध कैसे लड़े जाए, इसके लिए सियोम प्रहार अभ्यास किया गया। ये जगह थी अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड को राहत पैकेज देने की घोषणा की गई है। आप सब जानते हैं भीषण त्रासदी हुई उत्तराखंड में और 1200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के तहत से की गई है। फिर SSLV का निर्माण अब हॉल भी करेगा। SSLV
जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हैं, छोटे सैटेलाइट 50 किलोग्राम या उससे थोड़े से वजनी सैटेलाइट जो है उनको लेकर के जाने वाला व्हीकल, ये अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में बन सकेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि हॉल को सैटेलाइट व्हीकल बनाने का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। अगला जो है हमारे पास जीवन जिंदाबाद, ये एक अभियान है जिसे उड़ीसा के सरकार ने प्रारंभ किया गया है। आप सब जानते हैं आपकी लाइफ बड़ी कीमती है और इसे यूं ही आप वेस्ट नहीं कर सकते, यूं ही जाया नहीं कर सकते, आत्महत्या तो कतई नहीं कर सकते। उसी पर रोकथाम लगाने के लिए अभियान शुरू किया गया है जीवन जिंदाबाद। पूरे से इसकी घोषणा की गई मांझी जी जो है सीएम उनके द्वारा। फिर है कदल कोडट्टम। कदल कोडट्टम क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा समुद्री खेल महोत्सव है। इस बार इसका आयोजन 12 से 14 सितंबर तूतीकोरिन तमिलनाडु में होगा। कदल कोडट्टम भारत का सबसे बड़ा समुद्री खेल महोत्सव, याद रखेंगे। फिर 10वें क्रम का आयुर्वेद दिवस का आयोजन इस बार गोवा में हो रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो है गोवा का, वहां ये आयोजित होगा। इस बार थीम क्या रखी गई है? आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। इसके बाद है गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता। भारत 250 गीगावाट हासिल कर लिया है और ये रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड क्यों है? कि साल 2014 में जब हम इस कॉन्सेप्ट पे आए थे तो मात्र 81 गीगावाट क्षमता थी गैर जीवाश्म आधारित ईंधन, पर अब जो है हम 250 गीगावाट पे प्राप्त कर चुके हैं। श्रीनिवास इंजेती रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है एनएसई, और आप सब जानते हैं इसका जो इंडिकेटर है उसे कहते हैं निफ्टी। 50 शेयरों का समूह है, निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगले पर आते हैं। अबू धाबी, भारत का पहला विदेश में स्थापित अटल नवाचार केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ पूछेगा तो अबू धाबी। देखिए नवाचार आप सब जानते हैं इनोवेशन को लेकर के, वहां भी बहुत सारे लोग हैं जो इनोवेशन से जुड़ना चाहते हैं और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म भारत उपलब्ध कराएगा अटल नवाचार केंद्र के नाम से। जगह याद रखिएगा अबू धाबी। इसके बाद आते हैं ग्रेट इथोपियन रेनेशा बांध। रेनेशा यानी होता है रेनेशा, पुनर्जागरण को कहते हैं, अवेकिंगनेस। तो इथोपिया आप सब जानते हैं अफ्रीका का वो जगह है जो काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। नील नदी पर वहां एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जल विद्युत, और ये सबसे बड़ी जल विद्युत संरचना है अफ्रीका के लिए। अफ्रीका में इससे पहले बड़े बांध है नील नदी पे ही, आसवान बांध मिस्र में बना हुआ है, पर ये जो है जल विद्युत परियोजना के रूप में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी, इथोपिया में तैयार हो रही है, ग्रेट इथोपियन रेनेशा बांध। आइए अगली न्यूज पर आते हैं। ये न्यूज बड़ी महत्वपूर्ण है। संभव नाम का एक नया प्लेटफॉर्म है। भारतीय सेना अब इसी का प्रयोग करेगी अपने संदेशों को आदान प्रदान, अपनी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। क्या है संभव? संभव का फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। सिक्योर आर्मी मोबाइल, BHA का भारत, V वर्जन, ये इसका फुल फॉर्म है। हो सकता है पूछ ले किस एग्जाम में। व्हाट्सएप जैसे माध्यम यदि यूज करते थे तो उसमें सिक्योरिटी का खतरा रहता था, इसलिए भारत ने खुद विकसित किया 2024 में संभव ऐप, और वो 5G आधारित एक ऐप है। भारतीय सेना अब इसी का प्रयोग करेगी अपने संदेशों के आदान प्रदान के लिए। इसके बाद है हमारे पास अनुपम खेर, अभिनेता हैं और लेखक भी बन गए हैं। चौथी किताब आने वाली उनकी चौथी किताब है, उनका नाम है डिफरेंट बट नो लेस। डिफरेंट बट नो लेस नाम से, इससे पहले भी 3 नाम तो बड़े अच्छे किताबों के, मैं किताब पढ़ा नहीं हूँ पर हाँ बड़ी बढ़िया से 3 नाम। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, कोटेशन सुनने में बढ़िया लगता है। लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, जिंदगी के सिखाए हुए सबक बिना मेरी जानकारी के। योर बेस्ट डेज टुडे, ये सारे कोटेशन लाइन बढ़िया लगते हैं, साउंड बढ़िया करते हैं। तो फुली किताब भी अच्छी हो, किसी को पढ़ने का शौक हो बिल्कुल पढ़िएगा लेकर के। अनुपम खेर चरित्र अभिनेता आप जानते होंगे। इसके बाद आते हैं एक पल्लास बिल्ली है, तो उसकी पुष्टि हुई है अरुणाचल प्रदेश में। यार मेरा एडिटर ना छुट्टी पे है, मैं यहाँ उसकी तस्वीर दिखाना चाहता था। बड़ी खूबसूरत सी दिखती है वो बिल्ली, ऐसे बिल्लियाँ सुंदर दिखती हैं, पर ये वाली जो बिल्ली है वो बड़ी खूबसूरत है। हाँ, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाली बिग कैट प्रजाति की एक खूबसूरत सी बिल्ली, नाम है पल्लास। लुप्त प्राय है, बहुत कम दिखाई देती है। सिक्किम, भूटान और नेपाल के कुछ हिस्सों में इसको देखा गया है। हमारे यहाँ स्पॉट हुई है अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए चर्चा बटोर गई है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है ऑटोकोलोबस मैनुल नाम का,
बड़ी खूबसूरत सी। मैं कोशिश करूंगा किसी एक आध वीडियो में उसकी फोटो और दिखाऊं, या आप सब इंटरनेट के जमाने में जीते, देखिए जरूर। इसके बाद आते हैं लांजा M3D एयर सर्विलांस रडार। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूज। अगेन ये बहुत संभावना है, आजकल सेना से जुड़े सवाल आ रहे हैं। तो किसने बनाया इसको? टाटा समूह बनाया है, यानी कि हम निजी क्षेत्र के द्वारा निर्मित करवाए हैं। एक समझौता हुआ था भारत और फ्रांस के बीच, भारत और स्पेन के बीच, माफी चाहूंगा, भारत और स्पेन के बीच, और उसके तहत इसको तैयार किया गया। स्पेन ने इंदिरा एयर सर्विलांस सिस्टम पहले तैयार करके दिया था, जो कि वायुसेना के लिए कार्य कर रहा था। नौसेना के लिए उसी सिस्टम को बनाया टाटा समूह ने, और लांजा M3D एयर सर्विलांस सिस्टम के नाम से नौसैनिक संस्करण लॉन्च कर दिया है। इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया है, यानी नौसेना की ताकत बढ़ेगी। अच्छा खासा इसका रडार का रेंज है, 9 किलोमीटर से लेकर के 474 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहे विमान को ट्रेस कर सकेगा। 10 सेकंड में रोटेट भी करेगा, तो कुछ इसकी नजर से नहीं बच सकता। अगले बार आते हैं देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। अब नमो भारत ट्रेन हो गई है, इससे 160 किलोमीटर प्रति घंटा। देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन पूछेगा, नमो भारत। गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इसमें समझिए दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो तैयार किया गया उस पर ये अभी चल रही है, और लगातार 160 की गति से चल सकने वाली ट्रेन है। 55 किलोमीटर का रूट है, विद इन सेकेंड पूरा कर रही है। इससे पहले भारत की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को कहा जाता था। गतिमान एक्सप्रेस की गति भी 160 थी, पर उसके बाद धीरे धीरे उसकी गति को कम कर दिया गया। फिर वंदे भारत आई, उसकी गति भी 160 मैक्सिमम रखी गई थी, पर 2024 में किन्हीं कारणों से नमो भारत की जगह ये जो आपके वंदे भारत ट्रेन है उनकी गति को घटा करके 130 अभी मैक्सिमम कर दिया गया है। तो अब नमो भारत सबसे तेज ट्रेन होगी, ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद समुद्र प्रदक्षिणा यात्रा एक नई तरह की पहल है, जिसमें तीनों सैन्य बल की महिला अधिकारियों को एक साथ दुनिया भर के समुद्र की यात्रा पर जाने का मौका मिला है। नाम रखा गया है इसका क्या? तो इसका नाम रखा गया समुद्र प्रदक्षिणा यात्रा, और इसमें देश के तीनों सैन्य बल के लोग शामिल होंगे, महिलाएं। गेटवे ऑफ इंडिया से राजनाथ सिंह जी इसको रवाना की। 26,000 नॉटिकल मील की दूरी 9 माह के भीतर तय करेंगे हमारे महिला अधिकारी, और लौट करके आएंगे उसी जगह पर अगले साल। 10 महिलाएं हैं इसमें। INS V त्रिवेणी, ये वो जहाज है जिसमें वो सफर करेंगे। पूछ सकता है, याद रख लेंगे, INS V त्रिवेणी। अगला देखते हैं ग्रेट निकोबार परियोजना। काफी चर्चित है ग्रेट निकोबार परियोजना। 30 साल का टारगेट लेके चला जा रहा है। हम सब जानते हैं कि जो चीन है वो हमारे समुद्री वाली सीमा पर भी थोड़ा नजर गड़ा के बैठा होता है, और इसलिए भारत चाहता है कि समुद्र में अपनी सुरक्षा तंत्र को विकसित किया जाए। इसलिए ग्रेट निकोबार को टारगेट करके बनाया जा रहा है, 30 सालों में डेवलप करके। समुद्री सुरक्षा बढ़ाएंगे, वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे वहां से भारत की, और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। बस्ती आदि भी नई तरीके से बसाई जाएगी। इसको लेकर एक लंबा चौड़ा प्लानिंग है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब आप वहां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाएंगे, जिससे आपका व्यापार तो बढ़ेगा, टाउनशिप भी बसा दोगे, पर उस पूरे चक्कर में 9,64,000 पेड़ जो है लगभग काट दिए जाएंगे। और इसी बात को लेकर पर्यावरण के जो जागरूक लोग हैं वो नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि अभियान रोका नहीं गया है और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। अब आते हैं फ्रांस भारत मिलकर के जेट विमान का इंजन बनाएंगे। भारत उन देशों की सूची में शामिल होगा जो स्वदेशी जेट इंजन तैयार कर सकेगा। वो देश कौन से हैं यदि देखें तो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है और फ्रांस है, जो खुद जेट इंजन बना लेते हैं। हम भी उस सूची में अब शामिल होने वाले हैं। 120 किलो न्यूटन इंजन का विकास फ्रांस के साथ मिलकर के करने वाले हैं। DRDO यानी हमारे यहाँ की जो संस्थान है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो फ्रांस की सफ्रान नाम की कंपनी के साथ मिलकर के विकसित करने वाली है। आइए अगला देखते हैं ज्ञान भारत मिशन 2025। पांडुलिपि में यानी मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं अंग्रेजी में जिसे, उसमें बिखरे हुए ज्ञान को जो किताबों का रूप नहीं ले पाया अभी तक, उनको सहेजने के लिए एक डिजिटल अभियान चलाया जा रहा है और उसी का नाम रखा गया है ज्ञान भारत मिशन। जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट में ज्ञान है उसका डिजिटल संस्करण तैयार करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। इसकी शुरुआत दिल्ली से की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत ऑफिशियली कर रहे हैं। मिशन को राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के साथ जोड़ा जा रहा है, यानी नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के साथ जोड़ा जा रहा है। और इस बार इस सम्मेलन की थीम रखी गई है रिक्लेमिंग
इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। आई होप अपडेट हो गए। इसके बाद है पहली बार वर्ल्ड कप में सभी महिला अधिकारी। आप सबको पता है क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है महिलाओं वाला, और कहाँ होगा? भारत में और श्रीलंका में। 30 सितंबर से शुरू हो रहा है, गुवाहाटी से पहले मैच शुरू हो जाएंगे। भारत और श्रीलंका पहला मैच खेल रही हैं। अब इस टूर्नामेंट के दौरान जितनी भी अधिकारी हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी केवल महिलाओं को दी गई है। ये नई चीज हो रही है। इस बार जो जजों का पैनल है उसमें वृंदा राठी, एन जननी और गायत्री वेणुगोपाल जजों के दल में, और रेफरी जो मैच रेफरी है वो GS लक्ष्मी चुनी गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेपाल में पहली बार महिलाओं का जिक्र हो रहा है। नेपाल में पहली बार महिला प्रधानमंत्री मिल गई हैं, सुशीला कार्की। जेनजी का जो आंदोलन चला और जेनजी अपने आंदोलन को सही मुकाम तक पहुंचाया या नहीं ये तो भी जानना बाकी है, पर हाँ उन्होंने सत्ता जरूर परिवर्तित करा दी है। और अब सुशीला कार्की जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ी हैं, हमारे यहाँ रहने वाली नेपाल की हैं, जिनके पति एक बार प्लेन हाईजैक के लिए भी जाने गए। सुशीला कार्की का परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है, सुशीला कार्की जी नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रही। हालांकि उन पर महाभियोग भी आया और उन्होंने पद छोड़ा, लेकिन नेपाल का जेनजी जो है वो उन पे काफी ट्रस्ट करता है, वो अपने कड़े फैसलों के लिए जानी गई है। इसलिए तो अब उनके हिस्से ये जिम्मेदारी दी जा रही है और उम्मीद करते हैं नेपाल एक स्थिर राज्य, स्थिर देश की तरह उभरे। शपथ दिलाए रामचंद्र पौडेल जी जो कि राष्ट्रपति हैं वहां पर, और जेनजी आंदोलन तो आपको पता ही है, बाकी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आइए, INS अरावली नौसेना का हाईटेक संचार अड्डा है, गुरुग्राम में इसको शुरू किया गया। नौसेना अपने थोड़े और विस्तार की तरफ बढ़ी है और अब INS अरावली की स्थापना गुरुग्राम में कर दी है। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी नौसेना प्रमुख है, वो उसका उद्घाटन किए। एक ऐसा केंद्र जहां से दुनिया भर के समुद्री क्षेत्र पर नजर रखी जा सकेगी, वही होगा INS अरावली। हाईटेक संचार अड्डा है ना, क्योंकि इसका ध्येय वाक्य क्या है? सामुद्रिक सुरक्षाया सहयोगम, यानी सहयोग से ही समुद्र की रक्षा की जा सकती है। तो ये थे समाचार, कम थे। मेरा एडिटर भी छुट्टी पर है, यानी मेरा एडिटर मैं खुद हूँ। सारे काम मैं खुद ही करता हूँ। हाँ, सारे काम मैं ही करूँ, बस वही वाले आलम पे है। और हाँ, अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बस छोटी सी अपील है कि ये पहल मैं बड़े उत्साह से जारी रखता हूँ। मैं चाहता हूँ उसी उत्साह से आप इसे सुने और अपने साथियों से साझा भी करें। ध्यान से सुनने के लिए मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।